नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साधारणीकरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि साधारणीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारणीकरण किसे कहते हैं। जब पाठक या श्रोता का भाव वैयक्तिक न रहकर सामान्य हो जाता है तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। यानी जब कोई पाठक किसी कविता को पढ़ रहा है और उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह भाव केवल वैयक्तिक नहीं रह जाता है, केवल उसी से जुड़ा हुआ नहीं रह जाता है, बल्कि वह सामान्य हो जाता है, यानी सबके लिए हो जाता है। तो उसी स्थिति को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का निर्व्यक्तीकरण हो जाता है, यानी व्यक्ति जो है अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पाठक होता है वो अपने व्यक्तित्व के बंधन से मुक्त हो जाता है और देश काल की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। यानी जब कोई पाठक कविता का पाठ कर रहा है और पाठ करते समय उसका जो भाव है, उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह सामान्य भूमि पर पहुंच जा रहा है, वह देश काल की परिस्थितियों से मुक्त हो जा रहा है, तो उसी को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। और जब व्यक्ति साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो रचनाकार है उसी के भाव को अभिव्यक्त किया हुआ है, यानी रचना में रचनाकार पाठक के भाव को ही अभिव्यक्त किया हुआ है, ऐसा साधारणीकरण की स्थिति में लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने साधारणीकरण की व्याख्या किस प्रकार से की है। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले जो पहले विद्वान हैं उनका नाम है भट्टनायक। भट्टनायक के द्वारा ही सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा दी गई थी। भट्टनायक के द्वारा ही सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय साधारणीकरण की स्थापना की गई थी। यानी जब भट्टनायक भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे तो व्याख्या करते समय ही सबसे पहले उन्होंने साधारणीकरण की स्थापना की थी। भट्टनायक का मानना था कि जो काव्य के व्यापार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिधा, दूसरा होता है भावकत्व और तीसरा होता है भोजकत्व। जो अभिधा व्यापार होता है इससे शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है, जो भावकत्व व्यापार होता है इसी से साधारणीकरण होता है और जो भोजकत्व व्यापार होता है इसी से व्यक्ति रस का भोग करता है। जो पाठक होता है, जो सहृदय होता है, इसी तीसरे व्यापार से ही रस का भोग करता है। यानी जो दूसरा व्यापार है, जो भावकत्व है, इसी के माध्यम से साधारणीकरण होता है। इनका मानना है, यानी भट्टनायक का मानना है कि भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाववादी का साधारणीकरण होता है। विभाववादी से आशय क्या है? विभाववादी का मतलब हो गया अनुभाव, संचारी भाव, यानी स्थायी भाव को छोड़ करके जितने भी भाव होते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? विभाव में आ जाएंगे। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है इसके द्वारा, भावकत्व व्यापार के द्वारा, ऐसा भट्टनायक का मानना है। भट्टनायक ने लिखा है कि भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापूर्ण विभावदायः स्थायी व साधारणीक्रियन्ते। यानी भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाववादी का साधारणीकरण होता है, ऐसा भट्टनायक के द्वारा लिखा गया है। अब साधारणीकरण की जो स्थिति होती है इसमें जो व्यक्ति होता है, जो पाठक होता है, जो सहृदय होता है, वह मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति को जो भट्टनायक हैं उन्होंने निज मोह संकटता निवारण की स्थिति कहा है। यानी ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वह अपने और पराये के भाव से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। साधारणीकरण के पश्चात भोजकत्व व्यापार के द्वारा व्यक्ति रस का भोग करता है। यानी जो साधारणीकरण है वो भावकत्व व्यापार के द्वारा होता है, लेकिन उसके बाद भोजकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण हो जाने के बाद भोजकत्व व्यापार के द्वारा व्यक्ति जो होता है रस का भोग करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अभिनव गुप्त के द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई। भट्टनायक के द्वारा साधारणीकरण की स्थापना की गई थी, लेकिन अभिनव गुप्त के द्वारा उसको स्थापित किया गया, उसकी व्याख्या और व्यवस्थित ढंग से किया गया। अभिनव गुप्त का मानना था कि जो साधारणीकरण होता है वो केवल विभाववादी का ही नहीं होता है, विभाववादी के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है, ऐसा अभिनव गुप्त का
मानना है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि साधारणीकरण की स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यक्तित्व के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह अपने व्यक्तित्व में बंधा हुआ नहीं रह जाता है। और यह दो स्तरों पर होता है। जो साधारणीकरण है दो स्तरों पर होता है। पहले स्तर पर विभाववादी देश काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो विभाववादी हैं, जैसे विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, वो देश काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरे स्तर पर यहाँ पर कर लीजिएगा, जो प्रमाता होता है वह स्व और पर की चेतना से मुक्त हो जाता है। प्रमाता का मतलब होता है जो पाठक है, जो स्वहृदय है, वह अपने और पराये के भाव से मुक्त हो जाता है। और अपने और पराये के भाव से मुक्त होना और देश काल के बंधन से मुक्त होने को ही साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। व्यक्तित्व बंधन से मुक्त होना ही स्थायी भाव का साधारणीकरण है, ऐसा अभिनव गुप्त का मानना है। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान को देख लेते हैं। अगले विद्वान का नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की जो तुलना है वो योग की मधुमती भूमिका से करते हैं। योग की मधुमती भूमिका से आशय है योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाना। जब व्यक्ति योग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो उसे योग की मधुमती भूमिका कहा जाता है। और श्याम सुंदर दास साधारणीकरण की तुलना योग की मधुमती भूमिका से ही करते हैं। उन्होंने लिखा है, साधारणीकरण के संदर्भ में श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कवि के समान स्वहृदय भी जब उस मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है तब उसकी भी वृत्तियां उसी प्रकार एक लय हो जाती हैं। कवि और पाठक की चित्त वृत्तियों का एक लय हो जाना ही साधारणीकरण है। यानी जिस प्रकार की अनुभूति कवि करता है उसी प्रकार की अनुभूति पाठक भी करे। जिस प्रकार कवि के हृदय की वृत्तियां हैं उसी प्रकार से पाठक की हृदय की वृत्तियां भी एक लय हो जाती हैं। यानी कवि और पाठक दोनों की चित्तवृत्तियां एक लय में हो जाती हैं, एक तान में हो जाती हैं, तो उसी को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है, ऐसा श्याम सुंदर दास का कहना है। अगले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो साधारणीकरण होता है वो आलंबनत्व धर्म का होता है, यानी आलंबन का साधारणीकरण होता है। अब आलंबन किसको कहते हैं? आलंबन का मतलब होता है जिसको देख करके हमारे मन में रस उत्पन्न होता है। जैसे जो जनक का वाटिका था, जनक की वाटिका में सीता को देख करके राम के मन में रति नामक स्थायी भाव जो है उद्बुद्ध हुआ था, यानी रति पैदा हुआ था। तो सीता क्या हो गई? आलंबन हो गई। और आलंबन धर्म का ही साधारणीकरण होता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आलंबन के साक्षात्कार से सबके मन में समान भाव उत्पन्न हो जाता है, इसे सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी व्यक्ति जब आलंबन का साक्षात्कार करता है तो उसके मन में समान भाव उत्पन्न हो जाते हैं। सभी के मन में, जितने पाठक होंगे सबके मन में एक समान भाव उत्पन्न हो जाता है और इसी स्थिति को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः उसके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया गया परिभाषा है। यानी इनके कहने का मतलब है कि भाव और विषय एक जैसे होने चाहिए। जब तक भाव और विषय एक जैसे नहीं होंगे तब तक रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती है। और यह वही कवि कर सकता है जिसमें लोक हृदय को पहचानने की क्षमता हो। यानी शुक्ल जी का मानना है कि साधारणीकरण की क्षमता उसी कवि में होती है जिसे लोक हृदय की पहचानने की क्षमता हो। जो लोक हृदय को नहीं पहचानता है उस कवि में साधारणीकरण की क्षमता नहीं होती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। यानी शुक्ल जी का कहना है कि जो साधारणीकरण होता है वो आलंबन धर्म का होता है और वही कवि कर सकता है इसको जो लोक हृदय की पहचान रखता हो। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो साधारणीकरण है वह कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। यानी कवि कविता की रचना करते समय जिस प्रकार के अनुभूति को कविता में देता है, पाठक पढ़ते समय उसी प्रकार की अनुभूति को ग्रहण करता है। यानी कवि की अनुभूति और पाठक की अनुभूति दोनों मेल खा जाती है, तो उसी को साधारणीकरण के नाम से जाना जाता है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं
कि जो कवि है अपने अनुभूति के साथ साथ वह रस भी सहृदय के पास भेजता है, यानी कवि के हृदय में भी रस पाया जाता है। और सहृदय जो रसास्वादन करता है, जो पाठक होता है वह जो रसास्वादन करता है, जिस रस को वह ग्रहण करता है वह उसी के हृदय में होता है, वो बाहर से आया हुआ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो कवि रस भेजता है उसको रसास्वादित करता है, वह पाठक के हृदय में भी रस होता है और कवि के हृदय में भी रस होता है। पाठक का हृदय जो है उसी प्रकार की स्थितियां देख करके उसके हृदय में रस उद्बुद्ध होता है, वह साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान का नाम है गुलाब राय। गुलाब राय को देख लेते हैं। गुलाब राय जो है कवि, पाठक और भाव तीनों के साधारणीकरण पर विचार करते हैं। इनका मानना है कि कवि, पाठक और भाव तीनों का साधारणीकरण होता है। कवि के साधारणीकरण के संबंध में उन्होंने लिखा है, यानी सबसे पहले गुलाब राय ने कवि के साधारणीकरण पर विचार किया है और उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि कवि अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर साधारणीकृत हो जाता है, वह लोक प्रतिनिधि होकर भावाभिव्यक्ति करता है। यानी कवि जब काव्य की रचना करता है तो अपने व्यक्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह आम जनता का प्रतिनिधि होकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसी स्थिति को कवि का साधारणीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पाठक का साधारणीकरण देख लेते हैं। पाठक के साधारणीकरण के संदर्भ में गुलाब राय ने लिखा है कि पाठक का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के बंधनों को तोड़कर लोक सामान्य की भावभूमि पर आ जाता है। यानी पाठक जब काव्य को पढ़ता है, जब रचना को पढ़ता है तो अपने व्यक्तित्व के बंधनों को तोड़ देता है और लोक सामान्य की भावभूमि पर आ जाता है। और लोक सामान्य के भावभूमि पर आ जाने को ही इनके द्वारा पाठक का साधारणीकरण कहा गया है। अगला जो है वह है भाव का साधारणीकरण। और भाव के साधारणीकरण पर गुलाब राय लिखते हैं कि भाव का साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि इसमें भी अयम निजः परोवा की भावना जाती रहती है और इस कारण उसमें लौकिक अनुभव की स्थूलता, कटुता, तीक्ष्णता और रुक्षता नहीं रहती। यानी भाव के साधारणीकरण में अयम निजः परोवा यानी अपनी और पराये का भाव नहीं रह जाता है। यानी लौकिक स्थूलता जो होती है, जो कटुता होता है, जो छीड़ता होता है, जो रुक्षता होता है, वह भाव में नहीं रह जाता है। व्यक्ति का भाव इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में पहुंच करके भाव का साधारणीकरण होता है। यानी गुलाब राय का मानना है कि कवि, पाठक और भाव तीनों का साधारणीकरण होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि साधारणीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। अगर इसी प्रकार का वीडियो आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।